आज के दूसरे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान का विषय रहा है मार्क्सवादी विचारधारा की प्रासंगिकता। सर जी, आपसे निवेदन है कि अपने व्याख्यान का प्रवर्तन करें। नमस्कार मित्रों। इस कड़ी में हमने अब तक 4 वार्ताएं आपके सामने रखी और मार्क्सवाद के विभिन्न आयामों को और खासकर बाजार, संस्कृति और वर्चस्व के आयामों को हमने जाना। और इस क्रम में फूको, बौद्रिया और अडर्नो के दर्शन को समझने की संक्षेप में, क्योंकि ये जो दार्शनिक हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा दायरा लिए हुए हैं। और आप देखेंगे कि अकेले फूको ने ही फूको का जो लेखन काल है वो लगभग 25 वर्षों का है। 63 में उनकी किताब आती है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और 88 में उनकी मृत्यु होती है। लेकिन इस 25 वर्षों में लगभग हर एक वर्ष के अंतराल पर फूको की नई किताब आती है और उस नई किताब में नए तरह का चिंतन, नए तरह के दृष्टिकोण और नए तरह से इस पूरे दृश्य और समय और समाज को समझने की कोशिश। दूसरी तरफ फूको जैसे चिंतकों ने इस बात की ओर इशारा किया कि मार्क्सवाद का जो समूचा दर्शन है वो 19वीं सदी तक अपने आप को महदूद रखता है और 20वीं सदी में जो बदलाव होते हैं उस बदलाव को मार्क्सवाद ने समझने में उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। खासकर हाशिए का जो समाज है जो किसी वर्ग में नहीं रखा जा सकता, जैसे इस एक मजदूर के घर में काम कर रही या एक मजदूर के परिवार की स्त्री जो है, उस स्त्री को हम किस तरह समझें? क्या वह सिर्फ एक सर्वहारा वर्ग से है या सर्वहारा वर्ग के भीतर भी उसका कोई एक अंतः संघर्ष है जो उसको स्त्री होने के नाते प्राप्त हुआ है? तो यह जो एक द्वंद्वात्मक स्थिति है उसकी तरफ फूको ने इशारा किया। इसी तरह बौद्रिया की हमने चर्चा की थी कल, और बौद्रिया ने इस बात की ओर को समझने की कोशिश की कि मार्क्स हर चीज को उत्पादन और उत्पादक संबंधों के संदर्भ में देखते हैं। पूंजीवाद ने दरअसल इस पूरे समीकरण को बदल दिया और उसने उत्पादन और उत्पादक संबंधों के बाहर एक उपभोग का दर्शन विकसित किया और उपभोग ने उत्पादन और उत्पादक संबंधों को प्रभावित किया। यानी अधिरचना के रास्ते आधार को प्रभावित किया गया। और उपभोग अपने आप में एक संस्कृति है और वो एक, अगर मेरे पास आज एक चीज है और उस चीज को लेते हुए मेरे अंदर किसी दूसरे चीज की संकल्पना अगर प्रवेश करा दी जाए, मैं जब बाजार में जाता हूँ और वहां अगर मुझे एक फ्रिज के साथ एक वॉशिंग मशीन दे दिया जाए और कहा जाए कि आप अगर इसी तरह 1 महीने बाद आएंगे और आप अगर कोई और चीज खरीदेंगे तो उसके साथ आपको ये चीज मिल जाएगी, तो इस तरह बाजार एक पूरे तर्क पर, एक पूरी तकनीक पर काम करता है। आप देखेंगे कि यह जो प्रबंधन की पढ़ाई है जिसको हम MBA कहते हैं, वो दरअसल कुछ नहीं है, वह वास्तव में उपभोग की तकनीक की इजाद है। यानी उपभोग को कैसे समाज में बढ़ावा दिया जाए, कैसे लोग एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज की तरफ बढ़ें। तो यह जो उपभोग का जो अटूट श्रृंखला है, उस श्रृंखला को कैसे संभव किया जाए, इस तरफ बौद्रिया ने इशारा किया। आप देखेंगे कि अकबर इलाहाबादी का एक शेर मुझे याद आ रहा है जिसको कुंदन लाल सहगल ने अपनी बहुत पुरखलूस आवाज में गाया है। बाजार से गुजरा हूँ, मैं हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। यह जो बाजार से गुजरते हुए खरीदार न होने की जो स्वतंत्रता है, यह हमसे छीन ली गई है और एक तरह से हम हर वक्त बाजार में हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ हर वक्त बाजार में हैं, तो मैं इसके नए अर्थ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और मैं खुद उस बात को व्यक्तिगत और निजी अनुभव के आधार पे आपसे बताऊं कि जब मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा होता हूँ, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ किताब को फोन पर या मोबाइल टेलीफोन पर या लैपटॉप पे ना पढूं, क्योंकि वो क्या करता है कि वो उसमें आपको कोई एक नई चीज बताएगा
और आप जैसे ही नई चीज की तरफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी कि आप उसको तुरंत ढूंढ कर देखें कि यह क्या चीज है, या उस अगर उसमें किसी किताब का संदर्भ आएगा तो हमारा ध्यान तुरंत उस किताब की तरफ चला जाता है और हम उस किताब को अब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और इस तरह हम देखते हैं कोई एक किताब पूरी नहीं हो पाती। तो यह जो क्योंकि वहां पे पढ़ना भी एक तरह का उपभोग है, एक तरह का कंजम्पशन है। तो यह जो बाजार है, और आप देखिए कि अ, यह जो मोबाइल के रास्ते अमेजन और फ्लिपकार्ट है, ये दरअसल आपको 24 घंटे बाजार, आप रात के 2 बजे उठकर भी बाजार का चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में एक अमेजन प्राइम है या एक फ्लिपकार्ट है, और आप इसके रास्ते किसी भी वक्त कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह आप देखिएगा कि पूरा जो बाजार है वो आपको नियंत्रित करता है, और आप हर क्षण, हर पल बाजार में। तीसरी चीज, तीसरा जो आयाम हमने जाना, वो है जो आज हम सुबह जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो अडर्नो का है। और अडर्नो ने संस्कृति में जो बदलाव आए पिछले 50-60 सालों में, उन 50-60 वर्षों में संस्कृति में आए बदलावों को समझने और रखने की कोशिश की कि आखिर जो यह जो संस्कृति है, यह जो सांस्कृतिक रूपाकार हैं, इन रूपाकारों में नया क्या हो रहा है, ये कैसे हमारे पूरे बोध को, हमारी पूरी चेतना को ग्रस रहे हैं, और एक तरह से हम एक ऐसी संस्कृति के सामने मुखातिब हैं जहां तमाम तरह के अंतर्विरोध, चाहे वो वर्गीय अंतर्विरोध हो, चाहे वो लैंगिक अंतर्विरोध हो, उनको नष्ट कर दिया जाता है, और एक यह बात हमारे भीतर प्रवेश किया जाता है कि समाज अंतर्विरोधों से मुक्त है और समाज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह हम ये समझते हैं कि हमारी जो एकता है वो वर्गों के परे एक एकता की बात की जाती है। जैसे मान लीजिए कि बिहार के सारे लोगों को बिहारी कहकर जब हम संबोधित करते हैं, तो हम बिहार में मौजूद जो वर्गीय चेतना है उसको कुंद कर रहे होते हैं, या हम जब किसी को भाषाई पहचान दे रहे होते हैं, तो यह जो सांस्कृतिक पहचान का जो मामला है, या यह जो सांस्कृतिक बोध का मामला है, इसके रास्ते एक वर्गीय बोध को विनष्ट करने की एक गहन कोशिश, एक मुकम्मल कोशिश की जाती है, और ये बताया जाता है कि समाज पहले के मुकाबले बहुत आगे आया है, क्योंकि लोगों के पास परेशान होने के लिए, दुख करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास परेशान होने के लिए, दुख मनाने के लिए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति आपको तंग करती है, तो आपके बगल में एक बैंक है जो आपको बिना किसी शर्त के लोन दे सकता है। और इस तरह आप एक चक्रव्यूह में फंसने लगते हैं, और आपको बताया जाता है कि फिर इस दुख से निकलने का एक अगला कदम है, और फिर आप उस अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरह असंख्य कदम बढ़ते बढ़ते आप पाते हैं कि आपका पूरा जीवन ही उनके नियंत्रण में आ चुका है। तो यह जो लालसाओं का की अटूट श्रृंखला है, उसमें मनुष्य अपने आप को उलझा हुआ पाता है। इन स्थितियों और इन समस्याओं पर हमने बात की है। अब हम इन पर कुछ दूसरे आयाम से, कुछ दूसरे तरह से बात करने की कोशिश करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्क्सवाद की मूल आवश्यकता क्या थी, मार्क्सवाद किस तरफ बढ़ रहा था, और मार्क्सवाद के इस बढ़ने में कहाँ पर कौन सी समस्या आई, जहाँ से ये एक नया रास्ता, एक पूंजीवाद का रास्ता विकसित हुआ, और उसके बाद अब मार्क्सवाद के सामने आने वाले समय में सवाल क्या है। मित्रों, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं कि कोई ऐसा दार्शनिक नहीं है, या कोई दर्शन ऐसा नहीं होता जो भविष्य के बारे में बात करता है। दरअसल दर्शन का काम है हमारे वर्तमान और हमारे अतीत को समझना। भविष्य जो है वह उस वर्तमान की और अतीत की स्थितियों से, वर्तमान और अतीत के जो अंतर्विरोध होते हैं, उन अंतर्विरोधों से निकलकर एक भविष्य बनता है, और उस भविष्य में हम अपने वर्तमान की तरफ, हमारा जो वर्तमान है वो हमारे भविष्य को नए अर्थ में बदलता है। और इसलिए हमारे जो वर्तमान की जो का जो संघर्ष है, हमारे वर्तमान की जो कोशिश है, वही हमारे भविष्य को बनाती है। वाल्टर बेंजामिन इसमें एक नई चीज जोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा अतीत भी जो है वो हमारे वर्तमान के मोहताज है। यानी हम जिस अतीत की बात करते हैं
वो हमारे किसी वर्तमान के निमित्त निर्मित किया गया है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जो हमारा गौरवान्वित अतीत है, जो हमारा हिंदू अतीत है, हमारा मुस्लिम अतीत है, यह जो हमारा धार्मिक रूप से विभाजित अतीत है, इसकी निर्मिति अंग्रेजों के आने के बाद और भारतीयों के बीच एक खास तरह के धार्मिक अंतर्विरोध को पैदा करने के लिए निर्मित किया गया। यानी गुप्त काल जो है वो एक स्वर्णिम हिंदू काल है, और इसी तरह मुगलों के बारे में भी बात कही गई। तो यह जो, और आप देखते हैं कि आज भी गाहे बगाहे बिना इतिहास की कोई सामान्य समझ रखे हुए लोग कह देते हैं कि हम 700 साल से गुलाम हैं, हम 600 साल से गुलाम रहे और असली आजादी तो अब हमें मिली है। इस तरह के की बातें हमें इधर सुनने को मिलती। तो कहने का तात्पर्य ये कि अतीत के बारे में जो हमारा दृष्टिकोण है, अतीत के बारे में जो हमारी समझ है, उसको भी लगातार निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। मार्क्सवाद का मूल काम इस समझ के प्रति, इस बनाए गए इस निर्मिति के प्रति हमें सजग और सचेत करना है। यहाँ पर इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम आज के मुख्य विषय की तरफ आते हैं, और हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल है वो ये कि मार्क्सवाद आखिर 18वीं और 19वीं सदी, खासकर हम 19वीं सदी कहें तो 19वीं सदी, 18वीं सदी मैंने इसलिए कहा क्योंकि 18वीं सदी के उत्तरार्ध से जो स्थितियां बनने लगी वो मार्क्सवादी दर्शन के विकास के अनुकूल स्थितियां थी। तो यह जो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के मध्य तक आते आते ये जो मार्क्सवादी चिंतन का विकास होता है, यह विकास किस किस वजह से ऐसा विकास होता है? क्या यह 15वीं, 16वीं और 10वीं और 12वीं सदी में या उससे भी पहले क्या यह संभव था? कहने का तात्पर्य ये कि जिस मार्क्सवाद की हम चर्चा करते हैं वो 19वीं सदी के दौरान अगर विकसित होता है, तो ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण मार्क्सवाद का विकास 19वीं सदी के दौरान होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्क्सवाद जो है का दर्शन कहते चाहते हैं कि सर्वहारा की उत्पत्ति के साथ मार्क्सवादी चिंतन, मार्क्सवादी दर्शन का विकास होता है। यानी 19वीं, यानी जो भी क्रांति के पश्चात जो विश्व बना, जो हमारे आसपास की दुनिया बनी, उस दुनिया में मजदूर वर्ग का निर्माण होता है। मजदूर वर्ग एक संगठित चेतना के रूप में विकसित होता है, और इसी चेतना के जो संघर्ष का दर्शन है, दरअसल वो मार्क्सवाद का दर्शन है। और यह एक तरह से अपने समय की सत्ता, अपने समय के की पूरी परिकल्पना के साथ संघर्ष का दर्शन। लेकिन मार्क्स जैसा जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मार्क्स की के दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, वो अपने समय में रहते हुए अपने अतीत का मूल्यांकन भी करता है। और इसलिए मार्क्स ये बताते हैं कि हमारा जो 19वीं सदी से पहले तक का जो पूरा अतीत है, जहाँ से हम समय की शुरुआत मानते हैं, और यह भी दिलचस्प एक दार्शनिक बहस है कि आखिर हम समय की शुरुआत कहाँ से माने। और हम ये कह सकते हैं कि जहाँ से मनुष्य ने अपने आप को पशुओं से अलगाया होगा, वहां से मनुष्य के भीतर एक समय बोध, एक समय की परिकल्पना विकसित हुई होगी। और क्योंकि आप देखेंगे कि पशुओं के पास कोई समय बोध नहीं होता, वो सिर्फ समय को दिन और रात और वर्षा और धूप और सर्दी, इन्हीं खानों में बांटते हैं, इन्हीं खांचों में बांटते हैं। लेकिन मनुष्य इसको प्रारंभ में पहरों में बांटता था, और बाद में उसने उसको घड़ी के अनुरूप समझना शुरू किया। यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर पहरों में बटा हुआ समय जो है वह घड़ी के सुइयों में कैसे बटा होगा। और यह समझने की जरूरत है कि दरअसल मनुष्य जैसी परिस्थिति में रहता है, वैसे ही उसकी चेतना, और वैसे ही उस बात को बार बार कहा कि मनुष्य की चेतना का निर्माण उसकी बाह्य परिस्थिति के अनुरूप होती है, और फिर चेतना बाह्य परिस्थिति को प्रभावित करती है। इस तरह चेतना और बाह्य परिस्थिति के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध बना रहता है।
तो यह जो समय की बात मैं कह रहा था, आप देखेंगे कि जो कृषि सभ्यता थी, जो हमारी किसानों का जो युग था, उसमें किसानों को घड़ी की जरूरत नहीं थी। उनके पास समय पहरों में बटा हुआ था, सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का पहर और फिर रात। तो क्योंकि उनके जीवन में जो क्रियाकलाप थे वो इन्हीं के अनुरूप बंधे हुए थे, और क्योंकि यह प्रकृति का समय है, यह प्रकृति के अनुरूप बना हुआ समय है, और उनको कहीं कोई ऐसा नहीं था कि उनको कोई बस छूटने वाली थी या किसी ट्रेन से उनको कहीं जाना था, इसलिए उनके पास ऐसे समय की कोई जरूरत नहीं थी। और इसलिए ना उनको, अभी हम शुरू सुबह जो खाली वक्त की बात कर रहे थे, तो उनको किसी अतिरिक्त खाली समय की जरूरत नहीं थी। उनके खेत में जब वो काम करते थे, और खेत में भी कोई ऐसा नहीं था कि 12 महीने काम करते थे। एक निश्चित अवधि होती थी, एक फसलों का चक्र होता था, और वो उन चक्रों में काम करते, और वर्ष के बाकी दिन उनके पास कोई अलग कोई काम नहीं होता। और इस तरह उनके पास कला और संस्कृति की जरूरत उनकी बनी रहती थी, और वहीं से गीत बने होंगे, वहीं से संगीत बना होगा, वहीं से चित्र बने होंगे, और तमाम तरह की कलाएं उनके उन समयों को घेरती होंगी। और वहीं से संवाद की एक सिलसिला भी विकसित हुआ होगा। आप याद करिए कि प्रेमचंद की वह जो कहानी है पूस की रात, वह दरअसल एक किसानी सभ्यता को दर्शाती है, जहाँ एक किसान है और पूस की रात है, ठंडी रात है, और वह अपने कुत्ते के साथ बैठा हुआ है आग के पास। और मनुष्य यहाँ से चलकर धीरे धीरे समाज की तरफ बढ़ा, और समाज में वह अन्य मनुष्यों के साथ संवादरत हुआ, और धीरे धीरे एक सामाजिक दायरा, एक सामाजिक बितान बनने लगा। और फिर मनुष्य ने संवाद के रास्ते समाज का निर्माण किया, समाज के रास्ते संवाद लगातार विकसित होता गया। तो यह भाषा और समाज के बीच भी एक द्वंद्वात्मक समझ होती है। बल्कि हम जानते हैं कि भाषा के समाज शास्त्र के साथ समाज शास्त्रीय भाषा भी एक चीज है। यानी भाषा और समाज मिलकर जो द्वंद्व पैदा करते हैं, उस द्वंद्व से मनुष्य की चेतना का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, यह पूरा दर्शन, यह पूरी श्रृंखला, यह पूरी चेतना एक नए फॉर्मेट में, एक नए उछाल, एक नए बिंदु की तरफ बढ़ गई। यानी यह जो हजारों लाखों वर्षों का मनुष्यता का इतिहास है, अगर हम नृतत्व शास्त्रियों की बात माने, तो तकरीबन 70,000 साल पुराना हमारा कृषि का इतिहास है। और इन 70,000 वर्षों की एक क्रमिकता है। यह क्रमिकता 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के आसपास जाकर खत्म होती है, और एक नया युग बनता है, जिसको हम औद्योगिक समाज की बात करते हैं, जिसको हम औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। और इस औद्योगिक सभ्यता ने दरअसल समय के हमारे पुराने बोध को बदल दिया, और एक नए समय का बोध हमारी चेतना में, हमारे दृष्टि में आ गया। और यह नए समय का बोध इसलिए बना क्योंकि बड़े पैमाने पर कृषि सभ्यता का विनाश हुआ, कृषि सभ्यता चौपट हुई, और बड़े पैमाने पर काम करने वाले खेतीहर, श्रमिक, मजदूर वर्ग के रूप में शहरों में आए, और शहरों में वो कारखानों में काम करने लगे। और कारखानों में हर मिनट किया जाने वाला काम एक पूंजी पैदा करता था। इसलिए अगर समय का हिसाब न रखा जाए तो पूंजी का हिसाब गड़बड़ा सकता था, और यहाँ से काम की अवधि का निर्माण हुआ, और काम की अवधि के निर्माण के रास्ते समय का बोध विकसित हुआ। अब यह जो समय का बोध था, वहां पर यह, जब आप इस तरह के बोध की बात करते हैं, तो यह मजदूरों को भी समझ में आया कि उनका जो श्रम है वह समय से इसलिए गहरे जुड़ा हुआ है क्योंकि वह पूंजी पैदा करता है। और यहाँ से श्रमिकों में यह चेतना जगी कि उनको अपने श्रम को
अतिरिक्त श्रम नहीं करना है और उनके श्रम से जो पूंजी पैदा हो रही है उसमें उनका हिस्सा बहुत न्यूनतम है और उन्हें इसके लिए संघर्ष करना है। और यहाँ से श्रमिकों की जो चेतना, श्रमिकों का जो ज्ञान, श्रमिकों का जो संघर्ष विकसित हुआ, हम उसे ही मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और वह यह कि मार्क्सवाद की एक तो यह व्याख्या है हमारे सामने, एक दूसरी ऐतिहासिक व्याख्या भी है और वह यह कहती है कि फ्रांस में 1789 में जब क्रांति हुई तो उस क्रांति का एक दर्शन जर्मनी में यानी जर्मन विद्वानों द्वारा रचा जा रहा था और वो उनके सामने यह प्रश्न था कि यह जो नया समय है, यह जो नई स्थिति है, यह जो नया समाज बन रहा है, उसके मूल्य क्या है। आखिर इस नए समाज को उस पुराने समाज की अगर क्रमिकता में हम नहीं देख सकते तो इस नई क्रमिकता को हम कैसे परिभाषित करें। यह जो नए नए समाज को परिभाषित करने का जो सवाल था और उसको पुराने से अलगाने का जो सवाल था, इस सवाल का हल बहुत खूबसूरती से और बहुत बड़ी मेधा के साथ कांट ने किया। और जैसा कि कांट की चर्चा इस व्याख्यान की श्रृंखला में एकाधिक बार हो चुकी है, मैं आपको याद दिलाऊं कि कांट के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वो समय के अत्यधिक पाबंद थे और वो जब अपनी कक्षाओं में जाते थे, अपने क्लासरूम में जाते थे, तो जो उनके क्लासरूम में जाने का समय होता था उससे विद्यार्थी अपनी घड़ी को मिलाया करते थे। और इस तरह आप देखेंगे कि कांट के भीतर एक आधुनिक समय की चेतना व्याप्त थी और कांट ने आधुनिकता क्या है, प्रबोधन क्या है, तर्क क्या है, तर्क का उद्देश्य क्या है, जैसे विषयों पर लेख लिखे और उन्होंने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जैसी किताब लिखी और उसके कई संस्करण, अलग अलग संस्करण तैयार किए और उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि दर्शन में यह जो हजारों वर्षों से जो प्रश्न चला आ रहा है कि दर्शन में अनुभव महत्वपूर्ण है या बुद्धि महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम आग है तो आग की को गर्म होने को हम बुद्धि से जानते हैं या अनुभव से जानते हैं। यानी बुद्धि हमें आगाह करती है कि आग है या आग को छूने के बाद ही हमें पता चलता है कि आग है, यह कैसे हल करें। और बुद्धिवादी जॉन लॉक से लेके तमाम दार्शनिक इसको बुद्धि की तरह देखते थे, बुद्धिवाद की तरफ देखते थे और जो अनुभववादी थे वो इसको अनुभववाद की तरफ मानते थे। और यह जो झगड़ा था वो झगड़ा सदियों से चला आ रहा था और इस झगड़े को सबसे पहले कांट ने हल किया और कांट ने कहा कि न तो बुद्धि, अकेले बुद्धि से कोई ज्ञान संभव है और न अकेले अनुभव से ज्ञान संभव है। दरअसल ज्ञान बुद्धि और अनुभव के समन्वय से प्राप्त होता है। और फिर उसमें अब यह समन्वय की प्रक्रिया क्या होगी, इसको लेकर फिर बहस हुई और इसमें फिक्टे और सेलिंग ने अपने अपने तरीके से इसमें हस्तक्षेप किया। अब फिक्टे और सेलिंग ने इसमें भाववाद की परिकल्पना जोड़ी, लेकिन इसको जो महत्वपूर्ण तरीके से इस समन्वय को जो हल किया वो काम हीगल ने किया। और हीगल ने कहा कि यह जो बुद्धि और यह जो अनुभव का सवाल है वह दरअसल एक द्वंद्वात्मक प्रश्न है और वह एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में संपूर्ण होता है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि 20वीं सदी के तमाम दार्शनिक, चाहे वो अडर्नो हो, चाहे वो हॉर्खहाइमर हो, हर्बर्ट मार्कूज हो, फूको हो, चाहे वो यहाँ तक कि वर्तमान के जिजेक जैसे दार्शनिक हों, इन सब ने द्वंद्ववाद को, द्वंद्वात्मकता को मार्क्स के बजाय हीगल से समझने की कोशिश की, क्योंकि हीगल के वहाँ यह एक प्योर डायलेक्टिज्म की तरह मौजूद था। और बाद में इन सभी दार्शनिकों ने हीगल से उस द्वंद्वात्मकता को का विकास किया। लेकिन इस कड़ी में जिस दार्शनिक की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जिसका काम है, वह है लुकाच। और लुकाच ने 1910 में हीगल की बात की और उस समय हीगल की तरफ होना एक तरह से मार्क्सवाद विरोधी होना था और लुकाच पे बहुत सारे कामों पर हीगल के प्रभाव की आलोचना की गई।
लेकिन जब 1930 में फ्रैंकफर्ट स्कूल के दार्शनिक आए और उन्होंने जब हीगल को पुनर्स्थापना करने की कोशिश की, तब उन्होंने लुकाच के काम को समझने की कोशिश की और यहाँ से लुकाच के काम के रास्ते एक आधुनिक अर्थों में क्रिटिकल थ्योरी की स्थापना की गई, जहाँ विषय के तमाम जुड़ने वाले तमाम अलग अलग फैकल्टीज को जोड़कर ज्ञान के नए रास्तों की बात की गई। लेकिन हीगल की जो द्वंद्वात्मकता की चेतना थी, उसमें एक बड़ी समस्या थी और वह समस्या यह थी कि हीगल ये मानते थे कि मनुष्य की जो चेतना है वह बाह्य दुनिया को निर्मित करती है। बाह्य दुनिया का ज्ञान मनुष्य की अंतः चेतना से होता है। मार्क्स ने कहा कि इसको ठीक उलट कर देखने की जरूरत है। हीगल सही कह रहे हैं कि हमारी चेतना और हमारी बाह्य दुनिया आपस में एक द्वंद्वात्मक समझ बनाती है, लेकिन इसका रास्ता चेतना से होकर बाह्य दुनिया की तरफ नहीं है, बल्कि इसके ठीक उलट बाह्य दुनिया से हमारी चेतना निर्मित होती है और फिर वह एक द्वंद्वात्मक संबंध में बदलता है। तो मार्क्स ने यह कहा कि चेतना और बाह्य समाज के बीच का जो संबंध है वह बाह्य चेतना के रास्ते, बाह्य दुनिया के रास्ते चेतना की तरफ बढ़ता है। और इसलिए इसलिए जब बाह्य दुनिया में यानी बाहरी दुनिया में जो समाज वर्गों में बटा हुआ है, समाज हाशिए और केंद्र में बटा हुआ है, गरीब और अमीर में बटा हुआ है, वंचित और शोषकों में बटा हुआ है, वर्चस्वादी ताकतों और शोषितों में बटा हुआ है, उस समाज से जो चेतना बनेगी वह एक छद्म चेतना होगी और हम समाज के बारे में गलत तरीके से सोचेंगे और देखेंगे और जानेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इस समाज को बदला जाए। अगर हम इस समाज को नहीं बदलेंगे, यह जो वर्गों में विभक्त समाज है, यह जो शोषक और शोषितों में विभक्त समाज है, यह जो अमीर और गरीब में विभक्त समाज है, इस समाज को जब तक एक समरस समाज में, एक बराबर के समाज में जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो इससे जो चेतना बनेगी वह एक छद्म चेतना, एक गलत चेतना होगी और वह एक गलत मानवीय संबंधों का विकास करेगी और हम शोषण को अनिवार्य मानते रहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इस दुनिया को बदला जाए। मार्क्स ने कहा कि अब तक के दार्शनिकों ने सिर्फ दुनिया की व्याख्या की है, सवाल इसे बदलने का है। तो मार्क्स जब यह कह रहे थे कि सवाल इसे बदलने का है, तो उनके सामने यह चुनौती थी कि इस छद्म चेतना को, यह जो गलत समाज से बनने वाली जो मानवीय चेतना है, मनुष्य का अंतःकरण है, उसको कैसे बदला जाए। और वह तभी बदला जा सकता है जब इस बुनियाद को बदला जाए, यानी इस समाज को बदला जाए। तो मार्क्स का जो दर्शन था वह एक सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक क्रांति का दर्शन था। मार्क्स ने इसमें सामाजिक चेतना की बात की। लेकिन अगर हम हर्बर्ट मार्क्यूस की बात करें तो वो इसमें एक चीज की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं और वह ये कि हीगल ने मनुष्य की स्वायत्त चेतना यानी एक फ्री बीइंग को बहुत महत्वपूर्ण माना था। मार्क्स ने फ्री बीइंग की अनदेखी की। यह जो स्वायत्त चेतना है, जो चीजों को के बारे में राय रखती है, चीजों के बारे में दृष्टिकोण बनाती है, उस स्वायत्त चेतना को मार्क्स ने दरकिनार किया, लेकिन हीगल ने उसे महत्वपूर्ण माना। हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं कि यह जो हीगल में स्वायत्त चेतना का दर्शन था वह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था और इसी वजह से आप देखेंगे कि मार्क्स के पूरे दर्शन को एक आर्थिक दर्शन में बदलने की कोशिश हुई और 1848 में मैनिफेस्टो के लिखे जाने के बाद, जब 1870 के आसपास जब पूंजी का पहला खंड आया और उसके बाद फिर उसके मार्क्स के नोट्स, मार्क्स पूंजी के 2 और 3 खंड नहीं लिख पाए थे, उसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे, तो मार्क्स के जो नोट्स थे उन नोट्स को एंगल्स ने पूरा किया और पूंजी का पहला, दूसरा और तीसरा खंड आया जिसमें ब्लॉक की भी भूमिका थी।
तो यह जो पूंजी का के खंड आए, उसने पूरे मार्क्सवादी दर्शन को एक आर्थिक दर्शन में बदलने की कोशिश की, और यह समझा जाने लगा कि आर्थिक बुनियाद को बदल देने से समाज बदल जाएगा। लेकिन इस आर्थिक बुनियाद को बदल देने के बाद भी, जैसे मान लीजिए कि हम इस बात को समझें कि रूस में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में लेनिन को बहुत कम समय मिला। क्रांति के बाद 21 में लेनिन की मृत्यु हो गई और उसके बाद स्टालिन आए। अब यह जो व्यक्ति में जो परिवर्तन हुआ, क्या स्टालिन की जगह लेनिन ही रहते तो क्या रूस उसी तरह का रूस रहता? और स्टालिन के आने से जो रूस बना, उसने मार्क्सवाद को कहाँ पहुंचाया? यानी हम इस मार्क्सवादी चेतना में व्यक्ति के महत्व को दरकिनार करते हैं, और हम ये मानते हैं कि मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक चेतना है, उसका कोई भी इस्तेमाल करेगा वही परिणाम आएगा। तो दरअसल हम ऐसा कहते हुए, ऐसा करते हुए व्यक्ति की जो स्वायत्त चेतना है उसको दरकिनार कर रहे होते हैं, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। और यहीं से एक बड़ा संकट 20वीं सदी में मार्क्सवाद में आया, और यह संकट पैदा होता है स्टालिन के आने के बाद। और स्टालिन ने एक तरफ सर्वसत्तावाद, एक टोटलिटेरियन स्टेट की परिकल्पना रची, जहां पर पार्टी का शासन जो है वो सर्वोपरि है। और फिर पार्टी के शासन में जो तमाम तरह के जो लोग थे, दरअसल पार्टी का शासन कुछ व्यक्तियों का ही शासन होता है। हम उसको मार्क्सवाद कह रहे थे, लेकिन वह कुछ व्यक्तियों की सोच थी। और मार्क्स जब चेतना के छद्म चेतना में बदले जाने की बात कह रहे हैं, तो यह जो लोग थे इनकी भी चेतना छद्म चेतना थी। और ऐसे में वह जो समाज के बारे में सोच रहे थे, वह जो समाज को बदलने के बारे में सोच रहे थे, समाज को नियंत्रित किए जाने के बारे में सोच रहे थे, वह एक धीरे धीरे एक गलत प्रक्रिया की तरफ बढ़ता गया। और उनको लगा कि समाज के सिर्फ आर्थिक आधार को बदल देने से समाज का मूलाधार और समाज की संस्कृति बदल जाएगी, और लोग धीरे धीरे मार्क्सवाद की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। तो हम देखते हैं कि जो मार्क्सवाद की एक बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब हम व्यक्ति की स्वायत्त चेतना पर विचार करना, व्यक्ति की स्वायत्त चेतना के बारे में सोचना, व्यक्ति की स्वायत्त चेतना के विभिन्न दायरों के बारे में विचार करना बंद कर देते हैं। और हम मानते हैं कि एक बाह्य दर्शन है, एक विज्ञान है जो चीजों को नियंत्रित और निर्धारित करता है। और यहीं से एक दूसरी दिक्कत भी पैदा हुई, और वह दिक्कत ये थी कि बहुत सारे मार्क्सवादियों को लगने लगा कि समाज आगे किस किस अवस्था में पहुंचेगा, इस सब की बात मार्क्स ने की है। और वो बैठकर इंतजार करने लगे कि समाज एक बार क्रांति होने के बाद समाज इस अवस्था में है और आगे इस अवस्था में पहुंच जाएगा, और उसके बाद उस अवस्था में पहुंच जाएगा। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप एक बैट्समैन को सारी टेक्निक सिखाकर और आप उसको सब कुछ समझाकर खेल के मैदान में पहुंचा दें, और आप ये अनुमान लगाएं कि 10वें ओवर में वो 100 रन मार देगा और 15वें ओवर में वह 200 रन मार देगा। जबकि वहां की जो स्थितियां होंगी, वहां पर जो गेंदबाज के साथ जो उसका संबंध होगा, गेंदबाज की गेंदबाजी के साथ जो उसका रिश्ता होगा, वहां से चीजें तय होंगी। तो यह जो मार्क्सवाद के साथ जो एक डिटर्मिनेशन का जो सिद्धांत आया, वह एक बड़ा खतरनाक सिद्धांत था। और वह एक वर्चस्ववाद की चेतना को नियंत्रित और निर्धारित करता था, जबकि समाज के अंतःपुर में, समाज के अंदर खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो लगातार विघटन की तरफ ले जा रही थी। जैसे इस पूरे दर्शन में, इस पूरे दर्शन के साथ मनुष्य की नैतिक चेतना, मनुष्य की अंतः चेतना के बदलाव, अंतः चेतना में हो रहे परिवर्तनों की तरफ ध्यान देने की बात नहीं थी। और मुझे लगता है कि इस तरफ हम अगर भारतीय संदर्भ में सोचें तो गांधी ने इस बात को बहुत पहले देख लिया था। और आप अगर हिंद स्वराज को याद करें तो 1907 में हिंद स्वराज में गांधी रेल की, विज्ञान की का विरोध करते हैं, हम आधुनिक चिकित्सा का विरोध करते हैं। आप देखेंगे कि गांधी दरअसल इन सब के केंद्र में जो एक वर्चस्ववादी विज्ञान है,
आखिर गांधी के सामने यह प्रश्न था कि अंग्रेज अगर भारत पर हुकूमत के लिए आए हैं तो उनके आने के पीछे कौन सी ताकत, कौन सी दृष्टि, कौन सी चेतना, कौन सा ज्ञान और कौन सा तर्क काम कर रहा है। उन्होंने देखा कि उनके पीछे जो तर्क काम कर रहा है वह दरअसल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और औद्योगिक क्रांति से निकल कर आया है। और इस आधुनिक विज्ञान और औद्योगिक क्रांति ने एक ऐसी गति का निर्माण कर दिया है जिस गति ने उनके भीतर एक सर्व संभाव या एक सहजीवन का के बोध को नष्ट कर दिया है। मेरा जीवन सर्वोपरि है, मुझे सबसे अधिक सुखी रहना है, मेरे लिए ही यह दुनिया है। इस तरह का जो ज्ञान है यह आधुनिक ज्ञान के तर्क के रास्ते विकसित हुआ। और गांधी इसलिए इस तर्क से निर्मित, इस तर्क के जो उत्पाद थे, इस तर्क की जो निर्मिति थी, जिसमें रेल था या चिकित्सा थी या जो है रेल, चिकित्सा या आधुनिक विज्ञान के तरह तरह के उत्पाद, गांधी उनका विरोध करते हैं। यह अनायास नहीं है कि लुई फिशर जो गांधी के एक बहुत बड़े गांधी के जीवनीकार थे, वो जब गांधी से मिलने आए तो वो गांधी उनको लेकर हरिद्वार की तरफ गए जहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ था। और लुई फिशर ने देखा कि हजारों लाखों की संख्या में लोग एक नदी के गंदले हिस्से में स्नान कर रहे हैं। लुई फिशर ने कहा कि मिस्टर गांधी, क्या आप इन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे हैं? यह जो पिछड़े हुए लोग हैं, यह जो बर्बर से लग रहे लोग हैं, यह जो गैर आधुनिक लोग हैं, यह जो धार्मिक उन्माद में डूबे हुए लोग हैं, क्या आप इन्हीं लोगों के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं? गांधी ने इसके जवाब में कहा, मिस्टर फिशर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, दरअसल ये बंदूक चलाना नहीं जानते हैं। यह एक यूरोपीय सभ्यता के वर्चस्ववादी चेतना पर बहुत गहरा आघात था, बहुत गहरी चोट थी। मुझे लगता है कि गांधी इस बात को समझ रहे थे कि यूरोप जिस आधुनिकता और तर्क के रास्ते विकसित हो रहा है वह दरअसल उसे एक वर्चस्ववादी ताकत में बदल रहा है। यह अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है कि न सिर्फ इंग्लैंड वर्चस्ववाद की तरफ बढ़ा हुआ था और दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने अधीन कर रहा था, दूसरी तरफ जर्मनी में भी एक वर्चस्ववादी चेतना का विकास हो रहा था जिसकी चर्चा हमने की हिटलर के संदर्भ में, और तीसरी तरफ रूस में भी जो है स्टालिन का सर्वसत्तावाद, एक टोटलिटेरियन स्टेट बढ़ता हुआ दिख रहा था। यानी पूरे यूरोप में, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, आप देखेंगे यह जो सर्वसत्तावाद है इसके रूप भले अनेक हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इसके मूल में एक वर्चस्व की कॉमन चेतना, एक सी चेतना काम कर रही थी और वह चेतना तर्क और विज्ञान के रास्ते विकसित हुई। हालांकि इस तर्क और विज्ञान को लेकर बहुत पहले हीगल ने एक जरूरी बात कही थी। हीगल ने कहा था कि जो कुछ भी मनुष्य के विवेक से परे है, जो विवेक में नहीं समा सकता, वह तर्क से बाहर की चीज है। यानी विवेक सम्मत होकर ही कोई तर्क काम में आना चाहिए। हमने पिछली क्लास में विवेक और तर्क के बीच के अंतर को समझा था। तो यह जो विवेक से बाहर है, जो मनुष्य की आत्म आलोचना और मनुष्य की बाह्य आलोचना, मनुष्य की आलोचनात्मक चेतना से बाहर की चीज है, वह मनुष्य के ऊपर आधिपत्य जमाती है, इसलिए उसे बाहर कर देना चाहिए। ये बात हीगल ने बहुत पहले कही थी और हमने जैसे कि पिछली क्लास में इस बात की चर्चा की कि जब ऐसा नहीं हुआ तो तर्क ने बहुत सारी चीजों पर हमारी चेतना के ऊपर अधिकार जमा लिया और हमारी चेतना का जो विषयगत यथार्थ था, जो सब्जेक्टिविटी थी, वो नष्ट हो गई और उसकी जगह एक खास तरह की ऑब्जेक्टिविटी आने लगी। और एक तरह से मैं अच्युतानंद मिश्र की जगह एक केरल का निवासी या भारतीय या हिंदू या मुसलमान या बिहारी या कोई भी इस तरह की जो पहचान है, जो मेरे बारे में कोई बात नहीं कहती,
इस बात से कोई बात नहीं समझ में आती कि मेरा केरल का होना या केरल का निवासी होना में मेरी विशिष्टता क्या है। तो यह जो मनुष्य की विशिष्टता का नकार था, वह दरअसल मनुष्य की स्वायत्त चेतना का भी नकार था। और जो स्वायत्त चेतना का नकार जब हुआ तो मनुष्य को एक समूह, और समूह के बाद उसके ऊपर वर्चस्व की एक दृष्टि, एक चेतना विकसित होने लगी। अब हम रूस की बात कर रहे थे, मुझे याद पड़ता है कि रूस में बहुत सारे लेखकों को कम्युनिस्ट रेजिम में, कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश निकाला दिया गया। और इस बात की भी हमने चर्चा की कि अकेले जर्मनी में जितने लोग हिटलर ने मारे, उससे कम लोग रूस में सत्ता द्वारा नहीं मारे, बल्कि उससे अधिक लोग मारे गए। और गुलर्ग वो जगह थी जहाँ पे लोगों को सजा देने के लिए भेजा जाता था, और पूरे देश में असंख्य गुलर्ग बना दिए गए थे, गुलर्ग अपेलिगो। और इसी नाम से सोल्जनित्सिन ने एक किताब लिखी, और सोल्जनित्सिन को भी देश निकाला मिला था। तो सोल्जनित्सिन ने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने गुलर्ग की डायरी लिखी, और उसमें एक प्रसंग मुझे याद आता है और मैं आपसे यहाँ साझा करना चाहता हूँ। साझा इसलिए करना चाहता हूँ कि हम यह समझें कि मार्क्सवाद की सही समझ चीजों के साथ आलोचनात्मक रिश्ता बनाने का है। अगर हम अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के दायरे के साथ आलोचनात्मक नहीं होंगे तो वो दरअसल मार्क्सवाद को एक मूर्ति पूजा में बदलेगा, और फिर हम हर तरह के वर्चस्ववाद का शिकार होते जाएंगे। किस्सा ये है कि एक गुलर्ग में एक बच्चों को, छोटे बच्चों को, जहाँ पे अपराध, बाल अपराध की जेल थी, और वहाँ पे बच्चों को रखा जाता था। और एक अखबार ने यह खबर छाप दी कि यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत बेरहमी बरती जाती है, और एक बच्चे को बहुत पीटा गया है, बहुत मारा गया है, और जो है यह बहुत यातनादायी और बहुत क्रूर है। जब यह खबर बाहर आई तो रूसी सत्ता को, रूसी वामपंथी सत्ता को, कम्युनिस्ट सत्ता को यह आरोप बहुत अपमानित करने वाला लगा। और उसने उस समय के जो रूस के सबसे बड़े लेखक थे, सबसे महत्वपूर्ण लेखक थे, जो मार्क्सवादी चिंतन पर के अनुरूप काम करते थे, उनका नाम गोर्की था। संभव है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनका नाम सुना होगा, और उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। उनके कई उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका सबसे चर्चित उपन्यास जो है वो द मदर, माँ है। और जो एक तरह से रूसी क्रांति के ठीक पहले के समय के बारे में बताता है, और मजदूरों के संघर्ष और उनके संघर्ष और जिजीविसा की कथा बताता है। तो वह जो गोरकी थे, उन्हें भेजा गया एक प्रतिनिधिमंडल के साथ के नेतृत्व में करते हुए कि आप जाइए और वहां पर जो बच्चों के साथ हो रहा है उसकी एक तटस्थ और निष्पक्ष रिपोर्ट लेकर आइए, और उसके बाद यह पता चलेगा कि क्या यह जो रूस में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या वह सही है या गलत। और जब गोरकी के आने की बात हुई तो वहाँ पे सारे कर्मचारी बहुत सजग हो गए। उन्होंने सारी समुचित व्यवस्था की, सब कुछ किया, और गोरकी दिन भर बच्चों के साथ रहे। और एक छोटे से बच्चे को उन्होंने अपनी गोद में बिठाया, और उसके पीठ को वो सहलाने लगे। जब वो सहलाने लगे तो बच्चा अचानक से बहुत जोर जोर से चिहुक कर रोने लगा। गोरकी ने देखा कि अचानक से उसके बुशर्ट को जैसे ही हटाया तो उसकी पीठ पर बेतरह बेत के निशान थे। और गोरकी, जो कि बेहद संवेदनशील और भावुक और करुण लेखक थे, वो उसकी पीठ पर हाथ सहलाते हुए बेतरह रोते रहे। और अब लगा अधिकारियों को कि यह सारा राज खुल गया है, और अब जो कुछ हुआ वो एकदम स्पष्ट और प्रकट है। इसके बाद जो गोरकी ने रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सचमुच बच्चों के लिए ये जगह स्वर्ग के समान है, और यहाँ पर बच्चों के साथ कहीं कोई हिंसा, किसी तरह की चीज नहीं हो रही है, और बच्चों को एक नया नागरिक, एक बेहतर नागरिक, एक
समरस समाज में यकीन करने वाला नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। मैं ये उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ जिससे गोरकी के बारे में या हम कुछ दूसरे तरह से समझे। गोरकी हमारे समय के अप्रतिम लेखक हैं और वो अप्रतिम लेखक बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक दुनिया का आखिरी आदमी संघर्षरत होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि सत्ता कैसे लेखकों के साथ, अपने संस्कृति कर्मियों के साथ, अपने कलाकारों के साथ कैसे बर्ताव करती है, कैसे उन्हें नियंत्रित और निर्धारित करती है। और यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह कम्युनिस्ट सत्ता थी या कोई और सत्ता थी। यह दरअसल सत्ता का एक चरित्र है और इस चरित्र की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि सत्ता कैसे काम करती है, सत्ता कैसे फंक्शन करती है। तो यहाँ तक इस बात को आपसे साझा करने के बाद मैं कुछ दूसरे बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और वह ये है कि अब हम दूसरी चीजों के मार्क्सवाद के दूसरे प्रश्नों की तरफ जाएंगे। एक तो ये सब सत्तावाद वाली बात थी। दूसरी जो स्वायत्त चेतना की बात हमने की, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि मजदूर का जो लक्ष्य होता है, मजदूर वर्ग का जो लक्ष्य होता है, जो सर्वहारा वर्ग का लक्ष्य होता है, वह है क्रांति, बदलाव, परिवर्तन। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार क्रांति सफल ही हो। हम जानते हैं कि रूस में 1905 में भी लेनिन ने क्रांति की कोशिश की और वह क्रांति असफल रही। तो यह जो क्रांति की असफलता है, क्या यह भी कोई रूपांतरण करती है? यानी कहने का तात्पर्य कि क्रांति के बाद जो मजदूर वर्ग होता है उसमें किस तरह का परिवर्तन आता है। हर्बर्ट मार्क्यूज इस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि क्रांति से पहले के मजदूर वर्ग के बारे में मार्क्सवाद में तमाम चीजें लिखी गई हैं, लेकिन क्रांति की कोशिश, चाहे वो असफल कोशिश हो चाहे वो सफल कोशिश हो, क्रांति के बाद के मजदूर वर्ग के बारे में, मजदूर वर्ग की चेतना के बारे में, मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण के बारे में मार्क्सवाद में बहुत विचार नहीं किया गया। उनका कहना है कि जब मजदूर पराजित होते हैं, जब क्रांति असफल रहती है, तो धीरे धीरे मजदूर, श्रमिक, जो क्रांति के हरावल दस्ते हैं, उनके भीतर धीरे धीरे एक तरह का आत्म क्षरण शुरू हो जाता है, एक आत्म विघटन शुरू हो जाता है। और यहाँ से एक नई समस्या, एक नया सवाल सामने आता है कि यह जो दस्ता है, यह जो क्रांतिकारी मजदूरों का समूह है, क्या यह फिर उसी तरह का क्रांतिकारी चेतना के साथ लैस रहेगा जैसे वह इस असफल क्रांति के ठीक पहले था। यानी जब एक बार क्रांति में मजदूर दस्ता असफल हो जाता है तो मजदूर वर्ग के भीतर भयानक बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है और उसकी आत्म चेतना में विघटन होने लगता है। और यहाँ से हमें मजदूर वर्ग को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। हम सब ने देखा, मैं जिस शहर से आता हूँ, जिस राज्य से आता हूँ, वो झारखंड है। और मुझे याद है कि झारखंड में जब वामपंथी आंदोलन था और जब झारखंड राज्य के मांग को लेकर शिबू सोरेन के साथ बहुत सारे लोग, वामपंथी लोग जुड़े हुए थे, और जब एक बार चीजें मिल गई, पिछले 20 साल में झारखंड में तमाम लोगों ने जो एक समय वामपंथी थे और अलग अलग वामपंथ की धारा से जुड़े हुए थे, वो सब लालच और लोभ और एक तरह से बंदरबाट और संसाधनों की लूट में शामिल हो। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनके आत्म विघटन को, आत्म छिछलन को समझने की कोशिश नहीं की। और यह जरूरी हो जाता है कि हम व्यक्ति के रूप में, जो एक व्यक्ति है, हम व्यक्ति को जब सिर्फ समाज का हिस्सा मानते हैं तो हम समाज के बारे में जो राय रखते हैं, हमें लगता है कि वही राय व्यक्ति के बारे में है। यह दरअसल व्यक्ति की जो विषय सत्ता है, व्यक्ति की जो सब्जेक्टिविटी है, उसको नकारने की बात हुई। लेकिन हमें उस व्यक्ति की उस चेतना को, जो उसकी विशिष्टता है, उसको भी समझने की जरूरत है। और यहीं पर मार्क्सवाद को फ्राइड के दर्शन के साथ जोड़ने की कोशिश हर्बर्ट मार्क्यूस ने की और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का शीर्षक है एरोस एंड सिविलाइजेशन। और उन्होंने कहा कि दरअसल सभ्यता का इतिहास जो है वो लालच के विकास का इतिहास भी है।
और देखिए कितना दिलचस्प है कि जब मार्क्स एक तरफ कहते हैं कि सभ्यता का विकास या अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो उसको एडर्नो कहते हैं कि यह दरअसल गुलेल से बम में तब्दील होने का इतिहास है। और हर्बर्ट मार्कूस कहते हैं कि यह लालच के बढ़ते हुए दायरे, लालच के और उपभोग के बढ़ते हुए दायरे का इतिहास है। तो यानी एक ही इतिहास को लेकर अलग अलग तरह का दृष्टिकोण मौजूद है, और मार्क्सवाद दरअसल इस तरह के अनेक दृष्टिकोणों को अपने में समाहित नहीं करता है, और यहाँ से उसके सामने नया सवाल सामने आता है। और जो इतिहास का सवाल आया, और उसी ने एक तरह से सर्वसत्तावाद, एक टोटलिटेरियन की तरफ पूरे दृष्टिकोण को ले गए, और उनके सामने ये सवाल था कि उस इतिहास को अपने अनुरूप बदलना है, अपने अनुरूप करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में मनुष्य के भीतर, व्यक्ति के भीतर जो रूपांतरण हो रहा था, जो लालच का संसार विकसित हो रहा था, यानी एक कम्युनिस्ट लीडर जब सत्ता के करीब आता है, तो वो वही सब कुछ करता है जो एक पूंजीवादी लीडर करता है, और दोनों के बीच में कोई अंतर, कोई फर्क नहीं रह जाता। हर्बर्ट मार्कूस इसकी तरफ बार बार ध्यान आकृष्ट करते हैं कि यह जो परिवर्तन है, यह जो रूपांतरण है, इस रूपांतरण की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक दूसरे प्रश्न की तरफ हम जाएं, और वह है मार्क्सवाद के संदर्भ में जब हम उपभोक्ता की बात करते हैं, तो यह जो ट्रेड यूनियन का सवाल है। और जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ पर एक कारखाना है, और एक समय में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना वहाँ था। अब सबसे बड़ा है ये मेरी जानकारी नहीं है। स्टील का कारखाना था, बोकारो स्टील सिटी। संभव है कि उस कारखाने से बड़े कारखाने बन चुके हों, लेकिन जब तक मैं उस शहर में था 2000 तक, तब तक वहाँ स्टील का जो कारखाना था वह एशिया के सबसे बड़े स्टील के कारखाने के रूप में जाना जाता था, जिसे रूस की मदद से नेहरू ने बनवाया था, नेहरू के युग में बना था। और जब वो कारखाना बनकर तैयार हुआ, तो वहां पर जो मजदूरों की मांग थी, और मजदूरों के मांगों को रखने के लिए ट्रेड यूनियंस थे। लेकिन ट्रेड यूनियन की राजनीति एक विचित्र तरह की राजनीति है, और वह जो एक स्टेट है, जो सत्ता है, उससे अपनी मांग कुछ मूर्त रूप में रखते हैं। और वो मांग क्या है? वो मांग यह है कि मजदूरों के लिए आवास, मजदूरों के लिए चिकित्सा, मजदूरों के लिए बेहतर सड़क, यातायात, शिक्षा आदि आदि, जो एक तरह से वेलफेयर स्टेट की जो मांग होती है, वही मांग मजदूरों के लिए। लेकिन ये मांग तो किसी पूंजीवाद के भीतर भी संभव है, और यही हुआ कि पूंजीवादी सत्ताओं ने एक समय के बाद ट्रेड यूनियंस के लीडर को बहला फुसला कर, उनको कुछ प्रसन्न करके, उनको कुछ गिफ्ट करके, धीरे धीरे एक उनके भीतर लालच और उपभोग का संसार रच दिया। और यहाँ से जो है एक नए तरह का पतन शुरू हुआ। और आप देखेंगे कि इसके साथ साथ बहुत सारी फैक्ट्रियों ने अपने मजदूरों के लिए बहुत सारी चीजें दे दी, और ऐसा करने पर क्या मजदूरों के आत्म संघर्ष, मजदूरों के जो अंतर संघर्ष थे, मजदूरों के जो अंतर विरोध थे, वो खत्म हो गए? जबकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन प्रकट रूप में मजदूरों ने महसूस किया कि उनके पास मांगने के लिए अब कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मांगों को वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की जगह कुछ छोटी मोटी चीजों तक बदल लिया था, जो कि एक लिबरल स्टेट में एक सामान्य नागरिक की जो जरूरत होती है, उन्होंने अपनी सारी जरूरतों को वहीं तक सीमित कर दिया। और ऐसे में सत्ता ने उन्हें वैसी चीजें दे दी और उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। तो यह एक दूसरा सवाल आया कि मजदूरों के साथ, मजदूरों के संदर्भ में ट्रेड यूनियन कैसे भूमिका निभाती है। तो यह एक तीसरा सवाल जो मार्क्सवाद के संदर्भ में 20वीं सदी में निकल के आया, और वह सवाल है तार्किकता का सवाल। इस पर हमने पहले भी कुछ चर्चा की है, और अब मैं इस पे एक दूसरे दायरे से बात करना चाहूंगा। मित्रों, जैसे प्रबोधन की बात हमने एकाधिक बार और कई बार की, तो प्रबोधन के साथ एक सामाजिक
तार्किकता का विकास होता है, यानी हर चीज को कार्य कारण संबंधों के साथ देखने और जानने की कोशिश। यानी यह जो समाज है, इस समाज में जो तमाम तरह की स्थितियां हैं, तमाम तरह के जो बिंदु हैं, गरीबी है, अमीरी है, लोग हैं, लोग समर्थ लोग हैं, कमजोर लोग हैं, भूखे लोग हैं, सुखी लोग हैं, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं समाज में मौजूद, उनको समझने के लिए एक सामाजिक तार्किकता की जरूरत होती है। और इस सामाजिक तार्किकता का विकास प्रबोधन के बाद हुआ, और प्रबोधन से जो ज्ञान निकल के आया, उसने स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी चीजों की बात की, और मनुष्य ने अपने बाह्य परिवेश को इन दायरों रखकर समझने की कोशिश की। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति इसके साथ साथ जब चीजों की बहुतायत होने लगी, तो वहां से सामाजिक तार्किकता की जगह वैयक्तिक तार्किकता का विकास हुआ, और इंडिविजुअल रेशनैलिटी जिसको हम कहते हैं, यानी सोशल रेशनैलिटी से हम इंडिविजुअल रेशनैलिटी की तरफ आए। इंडिविजुअल रेशनैलिटी का अर्थ यह था कि यह मेरा घर है, यह मेरा बैंक बैलेंस है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी चीज है, इसका मेरे साथ संबंध है, इसका मेरे साथ संबंध नहीं है। इस तरह का ये जो मैं से जुड़ा हुआ संबंध था, उसने दरअसल सामाजिक चेतना को नष्ट किया। और देखिए, हम यहाँ पर एक दूसरी चीज की तरफ बात कर रहे हैं। संभव है कि आपको लगता होगा कि हम अभी थोड़ी देर पहले व्यक्ति की स्वायत्त चेतना और अभी हम इंडिविजुअल रेशनैलिटी, दरअसल ये दोनों विपरीत चीजें हैं। व्यक्ति की स्वायत्त चेतना का मतलब यह है कि वह अपने आसपास की दुनिया को अपने बुद्धि से, अपने विवेक से देखने की कोशिश करे, यानी उसके ऊपर बलात् कोई विचार न लादा जाए। वह अपनी स्वायत्त चेतना से उन चीजों के बारे में राय रखे और उसको उसके साथ अपना संबंध बनाए। लेकिन जब हम इंडिविजुअल रेशनैलिटी की बात करते हैं, तो उसमें हर इंडिविजुअल को कुछ निश्चित चीजों से जोड़ दिया जाता है। जैसे हर आदमी की कुछ जरूरतों को तय कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सुखी होने का अर्थ इन चीजों तक पहुंचना है, यही व्यक्ति की तार्किकता है, जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही उद्देश्य है कि आपके पास एक चमचमाती हुई गाड़ी हो, आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास एक अच्छा परिवार हो, बाकी लोगों के बारे में, समाज के बारे में आपकी जो एक स्वायत्त चेतना है, उस चेतना से समाज के बारे में जानने, सोचने और विचार करने और एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने लिए सोचना चाहिए। आपकी सारी समझ, सारी सोच के मूल में आपको स्वयं को केंद्र में रखना चाहिए, और वही आपके जीवन का मूल लक्ष्य है। लेकिन इंडिविजुअल रेशनैलिटी जो थी, इसके मूल में औद्योगिक क्रांति थी, और औद्योगिक क्रांति दरअसल मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक तीसरे की भूमिका निभाती थी। यह तीसरा कैसे था, इसको हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जब प्रकृति के साथ था, तो वह प्रकृति के साथ मनुष्य और पशुओं में का जो प्रकृति के साथ संबंध है, वह एक भिन्न तरह का संबंध है। पशु प्रकृति को रूपांतरित नहीं करते, यानी आपने कभी नहीं देखा होगा कि जानवरों का एक झुंड जंगलों को साफ करके रहने लायक कोई जगह बना रहा है। वो उसी जंगल में अपने लिए कोई जगह बना लेंगे, लेकिन वो उसको रूपांतरित नहीं करेंगे। मनुष्य जो है वो धीरे धीरे प्रकृति को रूपांतरित करता है, और प्रकृति के अनुरूप भी रूपांतरित होता है, और यहीं पर मनुष्य प्राणी जगत से अलग हो जाता है, और एक विशिष्ट जीव के रूप में प्रकृति में के साथ एक संबंध विकसित करता है। यानी कहने का तात्पर्य कि मनुष्य का प्रकृति के साथ एक द्वंद्वात्मक संबंध है, जबकि प्रकृति के अन्य प्राणियों का प्रकृति के अनुरूप संबंध है। प्रकृति जैसा चाहती है, अन्य प्राणी वैसा करते हैं। मनुष्य प्रकृति को बदलता है और प्रकृति के अनुरूप भी बदलता है। मनुष्य का प्रकृति के साथ एक द्वंद्वात्मक संबंध है। यह द्वंद्वात्मक संबंध उत्तरोत्तर विकसित होता गया, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद यह संबंध बदल गया। आप देखेंगे कि मनुष्य जंगलों को साफ करता था और उन पर मकान बनाता है, उन पर फसलें उगाता है।
लेकिन जंगलों को हाथ के द्वारा साफ करने की एक निश्चित गति होगी, उससे अधिक गति मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और इस कारण वह एक निश्चित मात्रा में ही जंगलों को साफ कर सकता है या प्रकृति का उन्मूलन कर सकता है, और इस तरह से प्रकृति अपने उन्मूलन को साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकती है, यानी फिर विकसित हो सकती है। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति होती है, यह गति अपरिमित मात्रा में बढ़ जाती है, और उसके बाद प्रकृति का उन्मूलन मनुष्य के हाथों द्वारा नहीं, मनुष्य के हाथों द्वारा बनाए गए यंत्रों के द्वारा होता है। और यह जो यंत्र थे, उन्होंने मनुष्य को यह यकीन दिलाया कि अब वह प्रकृति पर विजय पा सकता है, प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। जब मनुष्य को ऐसा लगने लगा कि वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है और प्रकृति के साथ जो यह हजारों वर्षों का उसका संघर्ष है, वह संघर्ष अब एक मुकाम पर पहुंच गया है, तो उसने औद्योगिक क्रांति के साथ एक ऐसा गठजोड़ किया जहां उसने अपने हर कोशिश में मशीन को शामिल किया, और जहां मनुष्य का संबंध प्रकृति के साथ था, वह और वही मनुष्य का संबंध मशीनों के साथ हो गया। जब हम कह रहे हैं कि मनुष्य का संबंध प्रकृति के साथ था, तो दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही कलात्मक दृष्टि छिपी हुई है, और वह यह कि प्रकृति में हर चीज की अपनी एक गति है, अपना एक सौंदर्य है, अपनी एक सिमेट्री है। लेकिन मशीन के पास गति का अपूर्व, अपरिमित, इनडेफिनिट संभावना है। और आप जानते हैं कि वृक्ष से अगर पत्ते गिर रहे हैं, तो वह एक निश्चित तरीके से गिरेंगे, एक निश्चित गति से गिरेंगे। और मनुष्य अपने हाथ के औजारों से जंगलों को जब साफ करेगा, तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक दिन में 10 से अधिक पेड़ काट सकेगा। लेकिन जब वह मशीनों के साथ होगा, तो वह अकेला मनुष्य एक दिन में 1000 पेड़ काट सकता है। और इससे जो एक विध्वंस होगा, वह मनुष्य और प्रकृति के सिमेट्री को, उस सौंदर्य को, उस सौंदर्य बोध को नष्ट करेगा, और एक नए तरह का विकृत परिवेश बनेगा। लेकिन मशीन चूंकि गति में मनुष्य से अधिक होते हैं, इसलिए आरंभ में मनुष्य को लगता है कि वह मशीनों को अपने अनुरूप बनाकर, अपने अनुरूप नियंत्रित करके प्रकृति को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन जब वह लंबे समय तक मशीनों के साथ रहने लगता है, तो मशीन की गति उसको रूपांतरित करने लगती है, और वह मशीनों के अनुरूप होने लगता है। और यहाँ से जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, जहाँ वह तय करता है उसे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए यहाँ पर पेड़ काटना चाहिए, यहाँ पर यह करना चाहिए, यहाँ पर वह करना चाहिए, वही मनुष्य इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से, व्यक्तिगत तार्किकता से एक टेक्नोलॉजिकल पर्सनैलिटी, तकनीकी तार्किकता की तरफ बढ़ता है। और फिर यह जो और उस टेक्नोलॉजिकल पर्सनैलिटी से पहले का भी एक की स्थिति है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी कहते हैं। और यह जो इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी है, यानी मशीन की तार्किकता, और यह जो मशीनी तार्किकता है, वह मनुष्य को नियंत्रित और परिमार्जित करने लगती है। आपने यह शब्द सुना होगा, मशीनी सभ्यता। यानी यह जो प्रकृति और मनुष्य से बनी हुई सभ्यता थी, वह धीरे धीरे एक मशीनी सभ्यता में बदलने लगती है। और फिर मनुष्य के सारे संबंध, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो सामाजिक संबंध हो, चाहे वो प्रकृति और मनुष्य के संबंध हो, उन सब का निर्धारण इस इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी द्वारा होने लगता है। और फिर जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट से एक अगले स्थिति में पहुंचता है, तो वह है तकनीकी तार्किकता, टेक्नोलॉजिकल पर्सनैलिटी। अब टेक्नोलॉजिकल पर्सनैलिटी एक तो गैर भौतिक होती है, और वह गति के मामले में बेहद बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो सकती है। उसकी कोई गति नहीं, वो गति के सारे लिमिट्स को पार कर जाती है। और जाहिर सी बात है कि इस टेक्नोलॉजिकल पर्सनैलिटी के सामने मनुष्य की चेतना
आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी जो है उसके सामने मनुष्य की भौतिक अवस्था बहुत कमजोर है, लेकिन यह जो टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी है इसके सामने मनुष्य की चेतना का सवाल आ जाता है। यानी हम ऐसे समझें कि मनुष्य के पास एक मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क में चीजों को दर्ज करने की एक सीमा है, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं तो मेरा मोबाइल मुझे हर दिन जो है एक धता बताता है, मेरे मस्तिष्क को का मजाक बनाता है और मुझे कहता है कि आपको इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए जिसमें से कुछ भी मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मैं देखता हूँ उसमें बहुत सारी चीजें दर्ज हैं और मैं कभी भी उसको देख सकता हूँ। यह जो मोबाइल है, यह जो एक नया टेक्नोलॉजी का एक नया उत्पाद है, वह हमारे मस्तिष्क को बेहद कमजोर बताता है और उसके सामने धीरे धीरे मेरा मस्तिष्क एक बिलगाव की अवस्था में पहुंचने लगता है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक आध उदाहरण आपको दूं कि जैसे हम मेरे पास परिचितों का एक दायरा है, मैं अधिक से अधिक 50 या 100 लोगों के नाम याद रख सकता हूँ। मैं उन 100 लोगों को चेहरे से पहचानता हूँ, उनकी विषय सत्ता के बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ फलाना व्यक्ति ऐसा दिखता है, फलाने व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, फलाना व्यक्ति ने मुझसे ये बात कही। यह जो सब्जेक्टिविटी है व्यक्ति की, वह मेरी चेतना से जुड़ी हुई है और मैं उनको उस रास्ते पहचानता हूँ। लेकिन जब मैं फेसबुक के रास्ते जाता हूँ तो मेरे सामने 5,000 लोगों की एक सूची है और बताया जाता है कि ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं, तो मैं इनको सिर्फ इनके नाम और एक वहां पर जो चिपका हुआ चेहरा है उस चेहरे से पहचानता हूँ, जिसमें यह भी संभव है इस व्यक्ति ने अपनी जगह किसी और का चेहरा लगा रखा। और जब मैं किसी और का चेहरा उसकी जगह देखता हूँ तो मेरी चेतना उसको उसी तरह दर्ज करती है। और लेकिन यह सवाल यह है कि क्या मैं 5,000 लोगों को अपनी चेतना में बिठा सकता हूँ? यह एक असंभव सी प्रक्रिया है और धीरे धीरे मेरा मस्तिष्क इस टेक्नोलॉजी के सामने थक जाएगा और मुझे हम एक बिलगाव को पहुंच जाएंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि संख्या जो है, यह जो टेक्नोलॉजी है हमारे सामने संख्याओं का एक ऐसा संसार रचती है जहां हम उसके अर्थ को ही खो देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अभी जो एक घोटाला आया है बैंक का, अब वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का है। अब ये 2 लाख करोड़ में या 2,10,000 करोड़ है या क्या, इस संख्या से क्या हमारी चेतना कोई संबंध बना सकती है? तो दरअसल एक बड़ी संख्याओं का एक बहुत बड़ा जाल है जिसके सामने मस्तिष्क की कोई स्थिति नहीं है और इसके सामने मनुष्य की चेतना का आप जान अब तक हमने जो पिछले 5 व्याख्यानों से जो हम बात कर रहे हैं वह बात केंद्रीय रूप में मनुष्य की चेतना को लेकर है। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी ने मनुष्य की चेतना को कुंद कर दिया है, मनुष्य की चेतना को नष्ट करना शुरू किया है और मनुष्य की चेतना एक नए बेलगाव की तरफ पहुंच रही है। और इसलिए जो 19वीं सदी में जो बेलगाव था वह मजदूर वर्ग का बेलगाव था, लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी ने मध्य वर्ग को एक नए बेलगाव की तरफ मोड़ दिया है और समूचा समाज, न सिर्फ वो मध्य वर्ग बल्कि समूचा समाज उस बेलगाव में अब जा रहा है। और यहाँ पर सबसे जो अविश्वसनीय चीज है वो हमारा मस्तिष्क है। यानी जो समाज था, मनुष्य का जो समाज था वो मनुष्य की चेतना को निर्धारित कर रहा था, लेकिन समाज में जो परिवर्तन हुआ और जो टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी आई उसने मनुष्य की चेतना को एक बेलगाव की अवस्था में पहुंचा दिया और यहाँ से मनुष्य की चेतना में जो एक क्षरण की अवस्था शुरू होती है, वहाँ पे मनुष्य एक गैर जरूरी और गैर अर्थपूर्ण प्राणी के रूप में इस प्रकृति में रह जाएगा। यानी हमने जो बात शुरू की थी कि जैसे मनुष्य ने अपनी विशिष्टता को प्राणी जगत में अर्जित किया था और उसके बाद उसने प्रकृति के साथ एक द्वंद्वात्मक संबंध विकसित किया था, लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी ने मनुष्य के सामने उस पूरी ऐतिहासिकता को, उस पूरी परंपरा को, उस ऐतिहासिक परंपरा को नष्ट कर दिया है और मनुष्य इस टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी के सामने, इस अबाध गति के सामने लगभग बेबस है, क्योंकि यह गति मनुष्य की सोच और समझ का जो दायरा है उस दायरे से बहुत बाहर और बहुत अर्थहीन दायरे तक जाती है।
जिसका मनुष्य के जीवन, मनुष्य के बोध, मनुष्य की संस्कृति से कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह एक अंतिम उदाहरण की तरफ मैं बात करूंगा और उसके बाद फिर हम अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उस पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे देखने या समझने की जो प्रक्रिया है वह एक भौतिक दुनिया को देखने की जो प्रक्रिया है, वहां से हमारी चेतना बनती है। लेकिन अगर मैं किसी पेड़ को अगर मैं मोबाइल पर देखता हूँ तो वह एक 2D फिगर है और धीरे धीरे मैं पेड़ की उस दृश्य से, उस 2D फिगर को से इस तरह से मेरी चेतना जुड़ने लगेगी कि मैं वास्तविक पेड़ को कल्पना मानने लगूंगा और इस पेड़ को ही वास्तविक मानने लगूंगा। और इस तरह से एक छद्म चेतना से भी एक छद्म चेतना का निर्माण होगा। यथार्थ से भी एक अति यथार्थ की तरफ हम जाएंगे और एक तरह से यह उत्तर उत्तर आधुनिकता की स्थिति है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल समाज है जहाँ पे मनुष्य स्वयं एक टेक्नोलॉजी है, मनुष्य स्वयं एक तकनीक है और उस तकनीक का नियंत्रण, उस तकनीक को कोई और नियंत्रित कर रहा है और मनुष्य उसमें एक कल और पुर्जे की तरह काम कर रहा है। तो मित्रों, हम एक बेहद खतरनाक और बेहद कठिन स्थिति की तरफ जा पहुंच रहे हैं और इस स्थिति से निकलने का हमारे पास क्या रास्ता है। हम यहाँ पर अगर इस बात की तरफ विचार करें तो हमारे जो इतने सारे चिंतक जिनकी हमने चर्चा की, उन्होंने कुछ बुनियादी चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। एक तो जैसे आज हम हीगल की चर्चा कर रहे थे, तो हीगल जो मनुष्य की स्वायत्त चेतना की बात कर रहे थे, मार्क्स जो मनुष्य की सतत आलोचनात्मकता की बात कर रहे थे। तो यह जो मूलभूत बातें हैं, अगर हम इसको बनाए रखें, एडर्नो और तमाम दार्शनिकों ने जो सामाजिकता के बचाए रखने की बात की है, संवाद को बचाए रखने की बात है, तो यह जो मनुष्य की जो मूलभूत प्रवृत्ति है, अगर हम इन प्रवृत्तियों को बचाएं तो यह जो स्थिति है, इस स्थिति के साथ मनुष्य का एक आलोचनात्मक संबंध बनेगा और संभव है कि मनुष्य जिसने अपने से हजारों किलोग्राम बड़े बड़े थलचर और जीवों को नष्ट कर इस प्रकृति में अपने लिए जगह बनाया है, वह मनुष्य संभव है कि एक दिन इस नैनो टेक्नोलॉजी जैसे सूक्ष्म स्थिति के भी पार निकल सकेगा और मनुष्यता का एक नया भविष्य, एक स्वर्णिम भविष्य, एक समरस समाज की कल्पना प्रस्तुत हो पाएगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मनुष्यता के सामने बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संकट हैं और इन बहुत सारे सवालों को, इन बहुत सारे संकटों को खुले मस्तिष्क से एक स्वायत्त चेतना के साथ, सतत आलोचनात्मक दृष्टि के साथ सोचने और विचारने की जरूरत है। इस उपभोग के समाज को, इस उपभोक्तावादी समाज के प्रति एक आलोचनात्मक नजरिया बनाने की जरूरत है। अकबर इलाहाबादी के शब्दों में यह कहने की जरूरत है कि बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तभी हम इस बाजार के प्रति, इस समाज के प्रति, इस समय के प्रति सही संबंध, सही दृष्टि विकसित कर पाएंगे। मेरी बात यहीं पर खत्म होती है।